सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3 आज आपके लिए लेकर आ गए, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले एंड आल्सो उसके लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, हमने क्लास 9 या 10 में हमने ये पढ़ा है कि जो एनर्जी के दो प्रकार होते हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि जब कोई पार्टिकल मोशन में हो और उसके पास जब तब जो एनर्जी होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। और आल्सो जब पार्टिकल के पास स्टोर फॉर्म में उसकी अरेंजमेंट की वजह से या उसकी पोजीशन की वजह से या उसके स्टेट की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो उस स्टोर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। तो आज हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। देखो जरा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने वही बात लिखी, इट इज द स्टोर एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड अरेंजमेंट और स्टेट। ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वो क्या था? mgh। ओके, एंड ऑल्सो हमको वर्क डन के बारे में भी पता है माय डियर फ्रेंड्स। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या फोर्स की बात की जाए तो वर्क इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह पे h पुट करूं और a इज द नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड ऑल्सो वर्क डन इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहां से m एज इट इज, ए यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और h को एज इट इज रखा। तो अगर इन दो फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बराबर आ रही है? वर्क डन के बराबर आ रही है। तो इस इक्वेशन का भी हम आगे जाके यूज करने वाले। तो देख लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, है ना, लाइक चार्जेस, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, या जैसे कि निगेटिव निगेटिव हो गया, ये दो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? रिपेल कर लेते हैं, है ना। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल कर लेते हैं। एंड आल्सो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे कि अनलाइक चार्जेस यानी कि अपोजिट चार्जेस, ठीक है, जैसे कि एक पे पॉजिटिव हो गया, एक पे नेगेटिव हो गया, और दूसरी केस क्या बन सकती है? एक पे नेगेटिव हो सकता है और एक पे पॉजिटिव हो सकता है। इन दो ही केस ऐसे बन सकती है। तो ये दो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक हम दो पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं और उन दोनों के बीच में क्या होता है? आल्सो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे मैं आपको कहा समझा दूं ये वाला पोर्शन। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक ये वाला चार्ज है, इस वाले पॉइंट पे मैंने Q चार्ज रख दिया और वो आल्सो पॉजिटिव चार्ज है। एंड दूसरा एक मैंने चार्ज यहां ले लिया जो कि स्मॉल q बोल सकता हूं उसको मैं, एंड आल्सो उसके ऊपर भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे मैं इस दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक और आल्सो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, है ना। इन दोनों को अगर मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया r डिस्टेंस से, तो इस प्लस q चार्ज की वजह से इस वाले प्लस q चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe बोलूंगा मैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड आल्सो इस वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस वाले पॉजिटिव चार्ज से कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर ना कुछ। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम कर लेते, इसमें करते क्या है? इसको एक जगह पे ऐसे कांस्टेंट रख देते हैं एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। तो जैसे मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, इसका तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब 100% उसके ऊपर क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है ना। इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं मैं? वर्क डन कर रहा हूं। तो कितना वर्क डन कर रहा हूं और किसके अगेंस्ट कर रहा हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं मैं? वर्क डन कर रहा हूं उस चार्ज पार्टिकल का। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ रहे हो? ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो हमने डेफिनेशन में भी वही वाला पोर्शन लिखा है, इट इज द वर्क डन against the electrostatic force to achieve the certain configuration of charge in a given system। I hope कि यहां से क्लियर हो गया होगा। तो देखो अगर मैं उसको लिखना चाहूं तो वो माय डिफरेंस क्या हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे मैं इस पार्टिकल को इस वाले चार्ज की तरफ मैं लेकर आ रहा हूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। आप पूछोगे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मैं जैसे ही इसके नजदीक लाऊंगा तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच में। जैसे मैं इस चार्ज वाले पार्टिकल को इसके बहुत ही नजदीक ला लिया, अब क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसका मतलब उसमें जो एनर्जी स्टोर की जा रही है वो बहुत ज्यादा स्टोर की जा रही है। जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में उसके ऊपर वर्क डन लगा रहे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां जो इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, जैसे इस
पॉजिटिव चार्ज को मैं इस वाले पॉजिटिव चार्ज की तरफ ला रहा हूं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या माय डियर फ्रेंड्स? देखो जरा, यहां लिखूंगा मैं वर्क डन क्या लग रहा है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है उस सिस्टम की। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? ये जो वर्क डन है, वर्क डन को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं? डब्ल्यू से दिखाऊंगा वर्क डन। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी उसको मैं लिखूंगा डी यू, ठीक है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा मैंने? डी यू। एंड ऑल्सो इसको कैपिटल यू लिखना, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो उसका फॉर्मूला एक यहां से अच्छी तरीके से फॉर्मूला बनने वाला है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आप उसको बोल सकते हो। डी यू इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहां लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां छोटा सा डी आर लिखा। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का एक अच्छा तरीके से फॉर्मूला आ गया। अब इसका आगे जाके यूज करने वाले जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो आप यहां तक अच्छी तरीके से अपने खुद के नोट्स बनाइएगा और इसको अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में उतार लो। अब इसके बाद का जो बचा हुआ पोर्शन है मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो नेक्स्ट कंसेप्ट हुआ है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक O पॉइंट पे मैंने एक पॉजिटिव Q चार्ज रखा एंड ऑल्सो यहाँ एक मैंने B पॉइंट दे दिया एंड दूसरा एक मैंने यहाँ एक A पॉइंट ले लिया एंड जिसके ऊपर मैंने एक दूसरा एक पॉजिटिव Q चार्ज रख दिया जो कि यूनिट चार्ज है ना। यूनिट चार्ज मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 के बराबर होगा, 1 कूलम के बराबर। अब मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों को सेपरेट कर देता हूं फॉर सर्टेन डिस्टेंस। तो यहां से इस ओरिजिन से लेकर इस वाले पॉइंट तक के डिस्टेंस को मैंने मान लिया R2 एंड अगेन यहां से ओरिजिन से लेकर इस A वाले पॉइंट तक के डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? R1 मान लिया, ठीक है। तो इन ऐसे डिस्टेंस से मैंने क्या किया? इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब हमको ये तो समझ में आ रहा है कि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा एंड इस वाले चार्ज पे इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ऐसा मान के चलते कि हम ये वाला जो है एक ही जगह पे रुका हुआ है और इसको हम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा तो ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा। तो लेकिन हम ऐसा मान के चलते कि ये वाला जो पार्ट है वो रुका हुआ है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एंड ऑल्सो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन यहाँ ये वाली होगी। अब मैं क्या कर लेता हूं, चलिए मान लेते हैं कि इस वाले पार्टिकल को, इस प्लस Q चार्ज को इस डायरेक्शन में dr डिस्टेंस डिस्प्लेस कर देता हूं, है ना। ऐसा बहुत ज्यादा इसके नजदीक लाना तो संभव नहीं है, तो इसके ऊपर इसको dr डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ा वो हम निकाल लेते हैं एंड उसको इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, है ना। टोटल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। सो देखो माय फ्रेंड्स, जैसे हम ये वाला ट्राई करेंगे इसको इस तरफ मूव करने के लिए, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या du, ये जो du क्या है यहां मेरे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो ऑल्सो इक्वल होगी किसके बराबर होगी? फोर्स वर्क डन अगेंस्ट द, या लिखूंगा मैं अगेन वर्क डन अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और यहां मेरे पास वेयर du जो है वो क्या है? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, बढ़िया है यहां तक। अब हमको पता है कि du इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब मैं उसकी जगह पे वर्क लिख सकता हूं एंड वर्क हमेशा हमारा कैसा होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या मैं उसको du इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? du इक्वल टू वर्क डन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा यहां मैंने एंड ऑल्सो इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट किया? यहां से हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr कर दिया। अब यहां हमारे डिफरेंस और एक मैं काम करूंगा, यहां एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा। पूछो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हमको? जिस डायरेक्शन में हम उसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये, इसलिए वो क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। तो मैं यहां लाइन लिखना चाहूंगा, नेगेटिव साइन indicates the direction of किसके बीच में? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। बोलो बढ़िया यहां तक।
डिस्प्लेसमेंट और उसकी जो डायरेक्शन है, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देना चाहूंगा। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं। तो जैसे मैं उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो मैं इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखूंगा डेल्टा यू एंड ऑल्सो उसको इंटीग्रेट करूंगा कहां से, डी यू, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हमको क्या करना है, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है हमको, R1 से लेकर R2 तक, ठीक है, R1 से लेकर R2 तक। तो यहां मैंने लिखा R1 टू R2। बोलो बढ़िया है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सिंपल सा क्या काम कर लेते हैं, इस du की जो वैल्यू है यहां से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो वहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है। डेल्टा u इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर R1 से लेकर R2 तक, du की जगह पे मैंने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इनटू dr। ओके यहां तक। अब यहां एक माइनस भी साइन आएगा और साथ में मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 भी देना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी इसको इंक पिलानी पड़ेगी। सो देखो, इसको थोड़ी सी इंक पिलाने के बाद हम इक्वेशन नंबर 2 तक पहुंच चुके थे। अभी हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आपने कूलम लॉ के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। तो यहाँ हम यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी कि कूलम लॉ का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हम वेक्टर फॉर्म में पहले तो निकालेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखूंगा तो उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो चार्जेस है ना, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस क्यू नॉट। अब इसको मैंने क्यू नॉट देना चाहिए नाम, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया क्यू नॉट एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर एंड ऑल्सो यहां मैं एक आर कैप लगाऊंगा जो कि हमको डायरेक्शन बताएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। हमने वही थ्योरेटिकल पार्ट्स में यहाँ आपको लिखा है, आप पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से समझ जाओगे। जैसे में एंड ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो एक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑल्सो अपोजिट होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके लिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। और जैसे मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, इसका मतलब इस निगेटिव को क्या करूंगा, पॉजिटिव करूंगा एंड इस डायरेक्शन को हटा दूंगा। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इक्वल टू वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ कैपिटल क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा 3rd एंड इक्वेशन नंबर 3rd का यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में एंड वो वाला काम मैं इस साइड में कंटिन्यू कर लेता हूं। अब यहां तक अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय फ्रेंड्स, ये वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे। यहाँ डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और कहां से कहां तक, R1 से लेकर R2 तक। अब इक्वेशन नंबर 3 का मैं यूज करूंगा इन इक्वेशन नंबर 2 में। सो यहाँ लाइन लिखूंगा, यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो जैसे हम उस वाले इक्वेशन में उस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे तो यहाँ मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी, यहां से R1 से लेकर R2 तक। यह ऑलरेडी एक माइनस है एंड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह पे ये वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा आर स्क्वायर एंड यहां से dr एज इट इज। बोलो बढ़िया, यहां तक जो भी कांस्टेंट पार्ट है उसको हम बाहर लेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां मेरे पास आएगा डेल्टा यू इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू नॉट भी कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में अभी आर स्क्वायर तो चेंज हो रहा है ना, तो वो कैसे कम कांस्टेंट हो सकता है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा R1 से लेकर R2 तक 1/r² को इनटू dr। ओके यहां तक। अब 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है माय डिफरेंस, 1/r² का -1/r होता है। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा कि 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r क्यों होता है। देखो माय डिफरेंस, हम सभी को पता है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 1/r² इनटू dr। बोलो बढ़िया, यहां तक जैसे r² ऊपर जाएगा तो r की पावर -2 हो जाएगा इनटू dr। अब यहां इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई कर लेते हैं, r -2 + 1 पावर में एक ऐड कर दो और जो भी पावर में है उसको डिनोमिनेटर में ले लो, है ना। तो r की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर -1 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में -1 हो जाएगा। जैसे r की पावर -1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि -1/r हो जाएगा। तो किसका इंटीग्रेशन आ गया,
1/r² का इंटीग्रेशन किया गया -1/r, तो वो वाली इसका डायरेक्टली मैं आंसर लिखना चाहूंगा यहां से, तो वो मेरे पास हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू -1/4πε0 कांस्टेंट, कैपिटल Q नॉट कांस्टेंट एंड -1/r आ जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक होगी हमारी, यहां से R1 से लेकर R2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते, तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा U इक्वल टू माइनस, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन 1/4πε कैपिटल Q नॉट, और यहां मेरे पास अपर लिमिट यानी कि अपर लिमिट है R2 माइनस करूंगा लोअर लिमिट R1। ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन के ये रूल से। तो ये मेरे पास ये क्या आ गया। अब यहां से और एक बात कि हमने क्या किया था, ए से लेकर बी तक, उस ए से लेकर बी तक वर्क डन किया था, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा था हमारा, ए से लेकर बी तक, इक्वल टू 1/4πε0, यहां से कैपिटल Q नॉट और ब्रैकेट के अंदर गंदा वाला ब्रैकेट 1/r2 और -1/r1. This is the expression for a potential energy and which is the depends upon only path, है ना, पाथ पे डिपेंड है ओनली। तो ये मेरे पास आ गया एक प्यारा सा पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। अब इसको थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर लेते हम, ठीक है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे वो मैं साइड में करना चाहूंगा, तो आप यहां तक नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। सो देखो माय फ्रेंड्स, अब हम क्या मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे बीच में दो पॉजिटिव चार्जेस है ना, पहला वाला यहाँ दो पॉजिटिव प्लस Q1 चार्जेस है एंड यहाँ दूसरा वाला प्लस Q2 जो दूसरा पॉजिटिव चार्जेस है। इन दोनों को हमने एक सेपरेट कर दिया एट ए डिस्टेंस r से, ठीक है, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया r डिस्टेंस से। एंड इस वाले पॉइंट पे कहीं पे इन्फिनिटी पे अगर हमने कोई एक, ये पहले वाला जो चार्ज था वो इन्फिनिटी पे था और हमने इसको यहां तक मोशन किया है, इसका मतलब यहां जो डिस्टेंस होगा हमने मान लेते हैं कि कहीं पे इन्फिनिटी पे था, वो इन्फिनिटी पे। और अगर आपने देखा होगा कि इस पहले वाली डायग्राम में हमने किसको क्या मान लिया था, यहां से और इस ओरिजिन से लेकर ये बी वाला पॉइंट था और ये वाला कहीं ए पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी पे है। ओके, अब यहां तक हमने उसको डिस्प्लेस किया है। तो चलिए मान लेते कि ये वाला जो हमारा छोटा वाला डिस्टेंस था उसको हमने R2 मान लिया था एंड ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस था हमारा उसको हमने क्या मान लिया था, R1 मान लिया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करूंगा मैं और यहां करूंगा पुट, क्या करूंगा माय फ्रेंड्स, ये जो R2 है वो किसके बराबर है, R के बराबर है एंड जो हमारा R1 है वो क्या है, R1 डिस्टेंस कितना होगा भैया, इन्फिनिटी होगा। और यहां अगर आप देख पा रहे हो कि 1/r1 यानी कि 1/∞, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो उसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारा क्या बनेगा, पूरा 0 बनेगा एंड इस कैपिटल Q की जगह पे आएगा Q1 एंड इस Q नॉट की जगह पे आएगा Q2। तो ये मेरे पास डेल्टा U इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो ऑल्सो किसके बराबर हो जाएगी, 1/4πε तो कांस्टेंट रहेगा, इस कैपिटल Q की जगह पे आएगा Q1, स्मॉल Q नॉट की जगह पे आएगा Q2 एंड यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1/r²। ठीक है, r² नहीं आएगा, सिर्फ r आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक मॉडिफाइड फॉर्म हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। सो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसके यूनिट की भी बात कर लेते हैं। भाई इसका यूनिट क्या होगा भाई, है ना। सो देखो माय फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा यूनिट के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जनरली हम सभी को पता है कि जो एनर्जी का यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है ना, बहुत ही जाना माना यूनिट है। तो इसका एसआई यूनिट मैं यहां भी लिखना चाहूंगा, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, जूल हो जाएगा। अब ये जूल को हम कैपिटल जे से ऐसे दिखा देते हैं। और दूसरा एक कन्वीनियंट यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां लिखूंगा मैं द कन्वीनियंट यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या होगा वो, एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल, इसके बीच में एक रिलेशन भी होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करूं तो वो होता है माय फ्रेंड्स 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। एंड ऑल्सो अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाए तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻22 जूल। ओके, एंड दूसरा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाए तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻16 जूल। ठीक है, तो ये कुछ उसके क्या हो गए, यूनिट के बारे में, यूनिट हो गए, किसके यूनिट हो गए, है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल
एनर्जी के बारे में। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की, तो यहाँ तक आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए, तो वो वाले लेक्चर प्लीज जाके एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपके वहां से बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एंड इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।